अविनाश जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट का प्रोटेस्ट कर रहा था और लेकिन उसके चेहरे पर काफ़ी गहरी उदासी होती है। अब तभी अचानक से एक महिला वहां पर आती है जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी और वो बेहद ही खूबसूरत थी। वह उसकी आंखें इधर उधर घूमती और घूमते घूमते जैसे ही अविनाश पर पड़ती हैं तो उसके बाद वह उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से सीधा अपने घर ले जाती है। कौन थी वह महिला और कौन था यह अविनाश? क्योंकि अविनाश जब उसके साथ जा रहा था तो उससे कहता है कि मैडम आप कौन हो? तो वो कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी कि मैं कौन हूं और क्यों तुम्हें ले जा रही हूं। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक अविनाश नाम का लड़का जो कि पिछले 3 साल से लगातार नीट की तैयारी कर रहा है और इस बार तो उसे पूरी उम्मीद है कि इस बार उसका पास ही हो जाएगा। इसके बाद वह बेहद तैयारी करता है और गांव में भी सभी लोग उसे पढ़ाकू पढ़ाकू कहा करते हैं क्योंकि उसके पिता दूसरों के घरों में मजदूरी किया करते हैं, दूसरे के खेतों में मजदूरी किया करते हैं और उससे जो पैसे मिला करते तो उनमें से कुछ पैसे अपने बेटे की पढ़ाई में दिया करते हैं। लेकिन उसके बाद भी वह पढ़ाई लिखाई को नहीं छोड़ता है और गाँव वाले कई बार ताना भी मार चुके हैं लेकिन फिर भी वो कहता है कि कामयाब तो होना ही है। इसी वजह से वह इस बार बड़ा ही खुश होता है और जैसे ही अपना पेपर देकर आता है तो उसकी खुशी और भी दोगुनी हो जाती है क्योंकि उसे पक्का विश्वास था कि इस बार वो उसका नंबर जरूर से पड़ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो आता है तो आने के बाद जब उसे खबर मिलती है कि नीट का पेपर लीक हो गया है और उस वजह से इस पेपर को रद्द कर दिया गया है तो यहाँ पर उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है और वह अपनी आंखों में आंसू ले आता है। उसके बाद यहाँ पर जो लोग होते हैं और जो गांव वाले होते हैं उनको भी ये बात पता चलती है कि भाई इस बार भी इसका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया है तो उसके बाद उससे मजाक करने लगते हैं। इधर उसके जो पिता होते हैं वो भी कहते हैं कि बेटा 3 साल हो गए तुझे पढ़ते पढ़ते लेकिन तू कामयाब नहीं हुआ, अब तो ऐसा कर मेरे साथ मजदूरी पर चला कर क्योंकि अभी मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, अब तुम्हें घर की जिम्मेवारियां संभालनी होगी। इस बात को सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा हताश और उदास हो जाता है और उसके बाद अपने नोट्सों को देखने लगता है। जल्दी जल्दी उन्हें पलटता है और पढ़ने के बाद देखता है कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए। वह रात के समय उसके माता पिता खूब आराम से सो गए थे लेकिन वह अब मन ही मन ये सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं अपने आप को इस दुनिया से ही विदा कर देता हूँ। ऐसा सोचकर वह इस चीज़ के लिए हिम्मत भरता है लेकिन तभी उसे उसके मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है और उसे पता चलता है कि भाई उसकी जो नीट का पेपर है उसके खिलाफ कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और उसे वहाँ पर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर जब वह अपना जो मन के अंदर उसकी इच्छा थी उसे दबा देता है और उसके बाद 1-2 दिन तो और वहीं पर रहता है और साथ ही साथ वो एक डायरी भी लिखा करता था जिस डायरी के अंदर अपना सारा वाक्यांश लिखता था कि मन तो कर रहा है कि अपने आप को इस दुनिया से विदा कर देता हूँ लेकिन दूसरे दिन लिखता है कि ऐसे ऐसे पता चला है नीट के पेपर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और ऐसे ऐसे मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर जाता हूँ और उसके बाद ये काम तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, एक बार जाकर देखूँ तो सही मेरे जैसे कितने लोग हैं जिनको इस चीज़ से परेशानी हुई है। ऐसा सोचकर वह वहां पर जाता है लेकिन वहां पर जाने के लिए मतलब डायरी में लिख देता है, चाहता नहीं अभी। उसके बाद वह एक दिन अपना बैग पैक करता और रात के अंधेरे में चुपके से अपने घर से निकल जाता है। ना ज़्यादा पैसे थे ना ही कुछ और था और वह अपने उस बैग को लेता है जिस बैग के अंदर उसकी डायरी है, थोड़े बहुत कागज़ पत्तर हैं उसके और थोड़े बहुत कपड़े हैं। सोचता है कि एक बार घूम कर तो आऊँ क्योंकि वो घर यहाँ से बाहर नहीं निकला था ज़्यादा और वो घर से ही अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, आसपास के शहर तक ही वो गया था। इसीलिए वह ट्रेन में बैठ जाता है, टिकट लेने के पैसे नहीं थे और बिना टिकट के यात्रा करने लगता है। बार बार जब भी कोई कहा करता कि टीटी आ रहा है तो उसे बड़ा ही डर लगा करता और वह उठकर या तो बाथरूम के पास चला जाया करता या फिर जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुका करती तो उस डिब्बे से निकलकर टीटी के पिछली साइड में जाकर वहां से दोबारा से आ जाया करता। यानी कि ऐसे करके वो अपनी टिकट को बचाते हुए वहां तक पहुंच रहा था। धीरे धीरे वह दिल्ली की हद में पहुंच जाता है लेकिन तभी एक स्टेशन पर उसे सीट मिल जाती है और उसके बाद वह उस ट्रेन की सीट पर बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। अब जैसे ही उसकी आंख लगती है तो एक व्यक्ति उसके कंधे को पकड़कर हिलाता है और जैसे ही वो आंखें खोलता तो देखता है कि सामने टीटी साहब बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। अब जैसे टीटी साहब को देखता है तो टीटी साहब कहते हैं कि हाँ भाई टिकट दिखाओ। तो उसके बाद वो कहता है कि साहब मेरे पास टिकट नहीं है।
इस बात को सुनकर यहाँ पर जो टीटी साहब होता है वो कहता है कि ये बहाने मैं रोज़ सुनता हूँ, अगर टिकट नहीं है तो चलो इससे उतर जाओ ट्रेन से। अब उसके बाद वो कहता है कि साहब देखो मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, मुझे प्रोटेस्ट में जाना है। लेकिन टीटी साहब एक नहीं सुनते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे जैसे बहानेबाज मैंने बहुत देखे हैं, और उसके बाद उसका हाथ पकड़कर उसे ट्रेन से नीचे उतारने लगते हैं। अब जो अभिषेक होता है वह इधर उधर लोगों की तरफ देखता है, लोग उसे देखकर हंस रहे थे और इसी वजह से वह कहता रहता है कि साहब मेरे पास सच में पैसे नहीं, अगर पैसे होते तो मैं आपको पैसे दे देता या फिर टिकट खरीद लेता। लेकिन टीटी साहब नहीं मानते और उसे उतार लेते हैं। उतारने के बाद जो टीटी होता है वह उससे कहने लगता है कि लाओ पैसे दो और तुम्हारे मैं टिकट बना देता हूँ। लेकिन यहाँ पर अभिषेक मना कर रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वह उसे एक साइड में खड़ा कर देता है। तभी वहां से एक श्रेया नाम की बिजनेसमैन महिला जो कि गारमेंट्स का बिजनेस किया करती है, वह वहां से निकल रही थी और उसकी नज़र अभिषेक पर पड़ती है। जब वह टीटी साहब से कह रहा था कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, आप मानो इस बात को, तो वो उसे देखती है। देखने के बाद सोचने लगती है कि देखो कितना बड़ा होकर टीटी से ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा है, इतने पैसे तो इसके पास होने चाहिए थे। लेकिन फिर भी वो उसी डिब्बे में जा चढ़ती है जिस डिब्बे में से अभी के अभी इस लड़के को उतारा गया है। उसके बाद वो तो उस डिब्बे में चढ़ जाती है, लेकिन ये ट्रेन भी आगे चली जाती है और जो लड़का होता है लड़का होता है अविनाश, वह चुपचाप वहीं पर खड़ा रह जाता है और टीटी साहब को यकीन दिलाता रहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है तो उसे याद आता है कि उसका बैग ट्रेन के अंदर रह गया। वो टीटी से कहता है कि सर मेरा बैग तो उस ट्रेन के अंदर ही रह गया। अब इस बात को सुनकर जो टीटी होता है वो थोड़ा सा बौखला जाता है और कहता है कि जब तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो बैग तो ऐसे रहेगा ही, और अब तुम्हारा बैग नहीं मिलेगा। वो कहता है कि सर मैं ऐसे ऐसे घर से निकला था, नीट का पेपर मेरा रह गया था, मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहता था, लेकिन अब आपने आखिरी उम्मीद भी छोड़ दी। तो उसके बाद टीटी साहब को एहसास होता है कि सच में ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और उसके बाद कह देता है टीटी साहब भी कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकते हो। वो कहता है कि जाऊँ कैसे, मेरा बैग तो रह गया, उसमें जो कुछ था जो भी था मेरे पास तो खाने का इंतजाम भी नहीं है। तो जो टीटी होता है वो उस पर दया खाकर उसे 700-800 रुपये दे देता है। कहता है कि बेटा मेरी गलती की वजह से तुम्हारा बैग छूटा है और कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो ये पैसे लो और चले जाओ, क्योंकि जो लड़का था अविनाश वह फूट फूट कर रोने लगा था। तुम चले जाओ वहाँ पर, देखो अपनी ज़िंदगी को आगे क्या होता है, और ऐसा सोचना भी मत जैसा तुमने मन में सोचा है। क्योंकि जब उसने ज़्यादा इमोशनल बातें कह दी थी तो टीटी साहब को अपने बेटे की याद आ गई थी, वो भी उसी की एज का था, और अगर उसकी जगह वो होता तो वो भी ऐसा ही शायद कदम उठाने के बारे में सोचता था। इस बात को देखते हुए यहाँ पर जब उसे 500-700 रुपये दे देता है तो उन्हें लेकर वह दोबारा से सफ़र तय करता है। हालांकि उम्मीद तो नहीं है उसके बैग को मिलने की, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि वहाँ पर तो चले जाता हूँ एक बार। वहाँ से वह वहाँ पर चले जाता है और वहाँ पर जाने के बाद प्रोटेस्ट में शामिल हो जाता है। लेकिन तभी जिस दिन वो वहाँ पर पहुँचता है सुबह सुबह, उसी दिन के समय में वहाँ पर वही लड़की जो श्रेया थी जो इसके साइड में से निकली थी, वह वहाँ पर आ जाती है अपनी गाड़ी से, और वहाँ पर आने के बाद वह इधर उधर देखने लगती है भीड़ के अंदर। तभी अचानक से उसकी नज़र इस लड़के अविनाश पर पड़ती है, और जैसे अविनाश उसे दिखाई देता है तो उसके बाद वह भीड़ को चीरती हुई सीधे उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है। कहती है कि अविनाश मेरे साथ चलो। अब वह कहने लगता है कि मैडम आप कौन हो? तो वो कहती है कि मैं आपको घर चलकर बता दूंगी, पहले मेरे साथ चलो, सारा कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद वह उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की तरफ लाती है और उसके बाद उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। अविनाश को डर तो बहुत लगता है, लेकिन उसने ये सोच रखा था कि भाई जब ये सब कुछ हो लेगा कंप्लीट तो उसके बाद अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूँगा, तो इस चीज़ से क्या डरना। लड़की वैसे भी महिला जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, लाल रंग की साड़ी उसने पहन रखी थी, तो उसके साथ वह गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही खिड़की खोलता है बैठने के लिए तो उसकी जो सीट होती है कंडक्टर साइड वाली सीट, उस सीट पर उसका वही बैग रखा हुआ था जो बैग उसका ट्रेन में रह गया था। अब इस बात को देखते ही वह एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि मैडम ये तो मेरा बैग है। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हारा ही बैग है, अंदर तो बैठो, इस बैग को ले लो अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अविनाश बड़ा ही खुश होता है कि चलो उसके कपड़े वगैरह, उसकी डायरी जिसके अंदर वो अपने दिल की बातें लिखा करता है वो इसके अंदर है, और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट भी थे। तो उसके बाद यहाँ पर वह उस बैग को लेकर, वो जो लड़की होती है जिसका नाम श्रेया होता है, वो कहने लगती है कि चेक कर लो अपने बैग को, कहीं कल को मुझ पर इल्ज़ाम लगाओ कि भाई कुछ सामान चुरा लिया। तो वो कहने लगता है कि मैडम इसमें है ही क्या, मेरे डॉक्यूमेंट हैं और साथ में मेरी एक डायरी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
इस बात को सुनकर वो कहती है कि डायरी लिखने की बहुत अच्छी आदत है और डायरी में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। यानी कि उसने उसकी ज़िंदगी की सारी कहानी एक तरह से पढ़ ली थी और उसे पढ़ने के बाद ही वह उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंची थी। वो कहता है कि मैडम आपने पढ़ ली? तो वो कहती है कि हाँ मैंने पढ़ ली, क्योंकि जब इस डायरी को पढ़ा तो मैंने, तो उसके बाद मुझे पता चला कि तुम वही लड़के हो जो कि अब पीछे रह गए हो ट्रेन से, और ट्रेन के अंदर ही मुझे सीट के नीचे बैग मिल गया था और जब मैंने इसे निकाल कर चेक किया तो उसके अंदर ये डायरी मिली थी। इस बात को सुनकर वह अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है और तभी जो श्रेया है उसे समझाने लगती है। कहती है कि देखो जीवन बहुत अनमोल है, इसको ऐसे बेकार नहीं किया करते, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम जिंदगी से हार कर इस तरह के कदम उठाने के बारे में सोचने लगो। अरे जरा सोचो उन माँ बाप के बारे में जिन्होंने 3 साल तक तुम्हें मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, तुम पर उम्मीद डांटी है, उनके लिए कुछ नहीं करना क्या? उनको कभी चैन के 2 सांस नहीं लेने देने क्या? इस बात को सुनकर जो लड़का होता अविनाश वह अपना सर नीचे कर लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अविनाश को रोता हुआ देखकर वह उसे चुप कराती है, कहती है कि चुप हो जाओ, इसलिए थोड़ी ना लाई हूँ, चलो तुम ऐसा करो मेरे साथ मेरे घर चलो और वहाँ पर सबसे पहले अच्छी तरह से फ्रेश हो जाना और खाना पीना खाना। इस बात को सुनकर वह कहने लगता है नहीं मैडम आप क्यों परेशान हो रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और मुझे आप यहीं पर छोड़ दो। लेकिन वो कहती है कि अरे ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं तुम्हें काम देने वाली हूँ जिस काम की वजह से तुम कितना भी पढ़ोगे ना तो कोई तुम पर उंगली उठाएगा और ना ही कोई कैसी भी परेशानी होगी। दरअसल मैं तुम्हें थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर जो श्रेया है वो अपने बारे में बताती है कि उसके पति आज से 3 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उसने अपने पति से लव मैरिज की थी और पति भी इस दुनिया में अनाथ ही थे, यानी कि उनका भी कोई नहीं था और उसका भी कोई नहीं है। पति ने अपना एक गारमेंट्स का कारोबार चलाया था, टैंक रोड पर उसकी दुकान है बहुत अच्छी, और उसी दुकान को वह चलाया करती है। अब उसके लिए इधर उधर से सामान लाना और उस दुकान को चलाना वो उसका काम है, और अगर वो उसकी बात मानता तो वह भी उसे उस दुकान पर रख लेगी और जब उस दुकान पर वो काम करेगा, क्योंकि वो महिला है और महिला को काम करने में काफ़ी परेशानी होती है, बहुत सारे वर्कर उल्टी सीधी बातें भी कह दिया करते हैं, और अगर वो उसका साथ दे तो उसे आज से ही बिजनेस में भागीदारी देगी 10% की। इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ से वह महेश को लेकर अपने घर पर चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद पूछती है कि तुम यहाँ पर आए थे तो तुमने क्या महसूस किया? तो वो कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, जिस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा था वो तो नाम कोई है और ये तो कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पर देखने से लग रहा है कि लोगों को शायद इधर उधर से फंडिंग मिल रही है और उस फंडिंग के दम पर ही ये इधर उधर के अलग अलग बातों के मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि छात्र के लिए तो कोई भी मुद्दा नहीं है। और जैसे मैंने इसे देखा तो थोड़ी देर में मुझे समझ आ गया और मैं तो यहाँ से वापस जाने वाला था थक हार कर, और सोच रहा था कि अब अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेता हूँ, लेकिन आप मुझे ले आई, चलो अच्छा किया। उसके बाद वो कहती है कि चलो अच्छी तरह से नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ, और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए नए वो लगा देती हूँ, खाना लगा देती हूँ। इसके बाद वह नहा धो लेता है, फ्रेश हो लेता है, अपना जो कपड़ा है उनको पहन लेता है, और पहनने के बाद जब बाहर निकलता है तो दोनों पहले तो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और उसके बाद जो श्रेया होती है वो कहती है कि देखो सैलरी तो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जिस तरह से बिजनेस बढ़ेगा उसी हिसाब से तुम्हारी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी और सारा कुछ तुम्हें ही देखना होगा। मैं तो तुम्हारी बाहर से मदद कर दूंगी और इधर उधर के जो काम होंगे उन्हें मैं कर लूंगी, बाकी सब कुछ तुम्हें करना होगा। तो जो लड़का होता है वह पढ़ा लिखा था, पढ़ाई लिखाई की कोई कमी नहीं थी, तो वो कहता है कि ठीक है मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगले दिन से ही वह उसके साथ उस काम पर जाने लगता है। 2-4 दिन में जब वह अच्छी तरह से उस काम को सीख जाता है तो उसके बाद यहाँ पर वह कहता है कि ठीक है मैडम मैं इस काम को करूँगा और कोई भी परेशानी नहीं है। इधर जो मैडम होती है जब उससे देखती है कि वह उसके घर में रह रहा है लेकिन फिर भी उसकी तरफ ऐसी वैसी निगाहों से नहीं देख रहा है, तो मन ही मन वह उसे पसंद करने लगती है। और ये पसंद की होने के चक्कर में, यानी कि पसंद करने के चक्कर में, वह एक दिन उससे कह भी देती है कि अगर मैं कहूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो तो कैसा रहेगा। इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वह उसे पहली नज़र देखकर पसंद कर चुका था और उसके बाद वह कहने लगता है कि मैडम ये आप क्या कह रही हो, आप इतने पैसे वाली हो और मैं मामूली से मजदूर का बेटा हूँ। तो उसके बाद वो कहती है कि देखो मैं विधवा हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो ये सारा बिजनेस ही तुम्हारा हो जाएगा, फिर मुझे इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरी ज़िंदगी भी व्यतीत हो जाएगी और तुम्हारी भी ज़िंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी। जो कुछ तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं करोगे। इस बात को
सुनने के बाद यहाँ पर जो अविनाश होता है वह थोड़ी देर तक सोचता और सोचने के बाद हामी तो भर लेता, लेकिन कहता कि अभी नहीं, पहले कामयाब हो जाऊं और गांव में अपने जो माता पिता हैं उनको पहले ये बता दूं कि मैं कामयाब हो गया हूं, उसके बाद ही घर वालों से कह सकता हूं। तो ये उन दोनों की सोच है। वो दोनों आपस में ये बात फिलहाल सोच रहे हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है और दोनों एक साथ रहा करते, वहीं पर काम किया करते हैं। हालांकि अविनाश ने अपने घर पर बता दिया कि उसे दिल्ली में काम मिल गया है और वह काम किया करता है। गांव वालों में भी ये बात पता चल चुकी है, लेकिन गांव वालों को अभी ये बात नहीं पता है कि जो अविनाश है वह ऐसे एक श्रेया नाम की विधवा से प्यार कर चुका है और उसके साथ शादी करने के सपने सजो रहा है। ये कहानी हमें श्रेया ने भेजी है। अभी की बात है, ज़्यादा दिन हुए नहीं है और फिलहाल के समय में वो दोनों एक साथ रह रहे हैं। आगे जो होगा वो तो भविष्य की गोद में छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ तक ये कहानी इस तरह से आई थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।